जाने क्या बात है कि हर शख्स के दिल में डर है। आदाब नाज़रीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तहसीन मुनव्वर। आज फिर हमारे मसाइल में हम बात कर रहे हैं CAA, NPR और NRC को लेकर। बात इसलिए कर रहे हैं कि हंगामा जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसे हंगामा नहीं कहेंगे, इसको हम एहतजाज कहेंगे, क्योंकि दिल्ली में, खुद दिल्ली में शाहीन बाग एक ऐसी एहतजाज की जगह बन चुका है कि जिसको दीगर शहरों में भी लोग जो है कॉपी कर रहे हैं, उसको एक मशले राह बना रहे हैं। दिल्ली जो मुल्क की राजधानी है, जहां पे मुल्क के बड़े बड़े रहनुमा हैं, अपोजिशन के रहनुमा तो हैं ही, देश के हाकिम भी यहीं पर है। मगर सवाल इस बात का है कि इस एहतजाज को खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। और ये एहतजाज कितना लंबा खिंच सकता है, कैसे आगे बढ़ेगा। और अब दिल्ली में इंतखाबात का ऐलान भी हो चुका है। क्या है, कोई रास्ता है? लेकिन उसको फुर्सत ही नहीं है कि पलट कर देखे। हम ही दीवाने हैं, दीवाने बने रहते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई हमारी तरफ आ ही नहीं रहा है। आइए मैं तारुफ करा दूं, हमारे दरमियान 4 लोग जो अहम शख्सियात हैं, उनसे आपका तारुफ करा दूं और फिर आगे हम अपने इस प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद है मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब, जो इंडियन काउंसिल, राब्ता काउंसिल जो है उसके सदर हैं। मैं उनका खैर मकदम करता हूं, तालियों से इनका स्वागत। मासूम मुरादाबादी साहब बहुत ही सरकर्दा सहाफ़ी हैं उर्दू के, और इनके जो कलम का जो जादू है वो लोग देखते रहे हैं। ये खुद एक अपना अखबार निकालते हैं, खबरदार जदीद, और उसके अलावा बहुत पढ़े जाते हैं, बहुत जगह छपते हैं। मासूम मुरादाबादी का भी हम खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर शकील-उज़्ज़मा अंसारी साहब साबिक वजीर तो हैं ही, ये SC/ST के जो एक कमीशन था उसके चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। बहुत ही मिलनसार आदमी है, हम इनका भी खैर मकदम करते हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं, और अकेले जो हैं ये कईयों पर भारी पड़ने की ताकत रखते हैं। हमने अक्सर देखा है जब ये अकेले होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आते हैं। लेकिन आज इनसे सवाल बहुत होंगे कि इनकी सरकार जो है क्यों कुछ नहीं कर रही है इस पर। और हमारे दरमियान ये जो पूरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये शारदा यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज से ये लोग आए हुए हैं। इनके उस्ताद भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आप सबका भी खैर मकदम करते हैं। आप अपने लिए भी ताली बजा सकते हैं। यासिर भाई, मैं शुरुआत आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आप मुझे तन्हा नजर आ रहे हैं यहाँ पर जी। लेकिन वो तन्हाई हमें भीड़ में महसूस हो रही है। शाहीन बाग में हम इतनी भीड़ में जो लोग हैं वहां पे, उनसे जब मिलते हैं उस भीड़ में वो अकेले लगते हैं। ऐसा क्या है कि वो क्यों इतने दिन से बैठे हुए हैं और कोई बात हुकूमत की उनकी समझ में नहीं आ रही? देखिए, ये पूरा का पूरा जो एहतजाज है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, कहाँ से हुई, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आपका रिसर्च, आपकी सहाफ़त और जो आपके की सहाफ़त का तरीक़ा है वो पूरे भारत में लोग जानते हैं कि जितना नज़दीक से रिसर्च करते हैं। ये जामिया मिलिया इस्लामिया से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद ये लोग शाहीन बाग में बैठे। किस लिए कर रहे हैं? CAA को लेकर। ये समझने की ज़रूरत है। CAA से हम लोगों ने बार बार, और जो सरकार है, मौजूदा हुकूमत है, वज़ीर आज़म है, वज़ीर दाखिला है, उनके बयानात देखें आप। उन्होंने कहा कि 3 इस्लामिक देश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से प्रताड़ना और उत्पीड़न के जो शिकार माइनॉरिटी हैं, हिंदू, जैन, पारसी, सिख, ये जो कैटेगरी वाइज, वो तो सबको मालूम है। नहीं, मैं इसलिए कि आपने वो पूछा है तो मैंने कहा कि उस सारी चीजों जो है, देखिए वो मैं बताऊं। आप अब आइए, आप शाहीन बाग, उन बैठी हुई आवाम को, भारत से जिन्हें बेहद मोहब्बत है, ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं और किसी को गुरेज नहीं। और आर्टिकल 19 सबको ये अख्तियार देता है, ताकत देता है कि आप अपनी बात कह सकते हैं। उसमें एहतजाज भी है, आंदोलन भी है। लेकिन उसी आर्टिकल 19 में कुछ चीजें रिस्ट्रिक्टेड करी गई हैं रिस्पेक्ट के साथ। उस पर जब आप उनसे बात करेंगे तहसीन साहब, तो वो बात करने लगते हैं। आप उनसे पूछिए कि आप क्या एज ए मुस्लिम भारत के आप हिंदुस्तान से बाहर चले जाएंगे? तो वो आ जाते हैं कि हिंदुस्तान में रोजगार की कमी है, हिंदुस्तान में ये वाले हमारे वजीर आजम ने ये बोल दिया, वजीर दाखिला ने ये बोल दिया। आप उनसे पूछिए कि CAA जिस पे आपका इतना बड़ा एहतजाज चल रहा है, वो आपको कैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश,
आपको भेजेगा। बहकाया गया है, बिल्कुल वहां उनको पे बहकाया अब आप देखिए 10 सेकेंड, हाँ। जो पॉलिटिकल मास्टर हैं जिनकी नजर हमेशा से उस खास तबके के वोट बैंक पे रहती है। नहीं तो आप बताएं, जो शाहीन बाग में हमारी बहनें जो एहतजाज कर रही हैं, उनको भारत से कैसे निकाल सकते हैं? कोई सरकार कैसे निकाल सकती? मैं अपनी सरकार की बात कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, जो ये कह रहे हैं, जो बहनें वहां पे एहतजाज कर रही हैं, वो भारत के लोग हैं, भारत से मोहब्बत करते हैं। यासिर साहब कह रहे हैं उनको कैसे सरकार निकाल देगी, उनको बहका दिया गया है। हिंदुस्तान के किसी शहरी को ये आप निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं बहकाया गया, तो बहकाया है इस मुल्क में दो शख्सियत ने। एक का नाम नरेंद्र मोदी है जो इस मुल्क के वजीर आज़म प्राइम मिनिस्टर हैं, और दूसरा शख्स है वजीर दाखिला जो होम मिनिस्टर है, और इन एक पार्टी का वो प्रेसिडेंट भी है। क्या वजह है कि इतने सेंसिटिव इशू पर ये दोनों लोग दो तरह की बात करते हो? एक तो सबसे पहली बात, सीए का जो मुखालफत है, ये कोई मुसलमानों का मुखालफत नहीं है। शाहीन बाग एक जमीन का एक टुकड़ा है कि शायद वहीं आंदोलन हो रहा है। इससे जो बातें निकल रही हैं, जो पार्लियामेंट के उस होम मिनिस्टर की स्पीच से, वहीं से सारे झंझट हैं। होम मिनिस्टर क्या कहते हैं पार्लियामेंट में बिल लाने के लिए? ठीक है, प्रताड़ना कहीं भी हुई हो, हम सबका स्वागत करते हैं, भारत तो इसके लिए ही है, और उसके लिए 1955 का बिल जो एक्ट है वो सफिशिएंट था। अब आप उसको अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो प्रताड़ना जो भारत की बाउंड्री से जहां जहां हो रही है, सब जगह को तो आप शामिल कीजिए। तो श्रीलंका को तो आप शामिल नहीं करेंगे, बर्मा को आप शामिल नहीं करेंगे। जब मजहबों की बात करते हैं, अकलियत इस मुल्क में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, नहीं, वो कह रहे हैं कि इसका असर नहीं पड़ेगा, उसका असर नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, जो उसको जब तक आप समझेंगे नहीं ना, ये बात नहीं, वहीं से तो आ रहा है ना, बात वहीं से आ रहा है। जब आप कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर कि हम सबसे पहले लाए हैं CAA, पास कर लिया, दस्तखत हो गया, नोटिफाई हो गया, उसके बाद NPR ला रहे हैं इन्होंने कहा, और उसके बाद मैं लाऊंगा NRC, और NRC लाएंगे। ये कंफ्यूजन इनका है ना? नहीं, ये मुल्क का होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोल रहा है, तो नहीं कंफ्यूजन नहीं। आप कंफ्यूजन, एक मिनट, आप बात कर लीजिए। पिछली बार भी जो हमने बात की था, देखिए पार्लियामेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कहा गया है कि ये NRC एक बात बताइए, हिस्सा है। आप वजीर आजम की बात मानेंगे या शाहीन बाग जाके जो लोग जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है उन्माद फैलाने के लिए, ओवैसी के पार्टी के कुछ MLA कोई नहीं है वो जा रहे हैं? वो जा रहे हैं, आप भी जा सकते हैं, जाने को तो आप भी जा सकते हैं, सभी जा रहे हैं। मणिशंकर अय्यर जाके कहते हैं कि ये जो हम कातिलों का हाथ जो है उनको हम बख्शेंगे नहीं। ये किसको कातिल कह रहे हैं? इनके मिनिस्टर क्या कहते हैं? बच्चे सुन लीजिए आप जरा सा, एक मिनट जरा सुनिए भी। और आपके मिनिस्टर कह रहे हैं कि इस मुल्क में जो मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोलेगा उसको जिंदा दफन कर देंगे। कौन सी डेमोक्रेसी है? अरे ये रिकॉर्डेड है। और आपके मिनिस्टर ऐसे आदमी ने कहा है जिसका कोई पार्टी के अंदर नहीं और तो मिनिस्टर ने नहीं कहा है, आपको पता होना चाहिए, और वहीं के मिनिस्टर ने उनकी बात को खंडन कर दिया। जिस बंगाल की आप बात कर रहे हैं, बंगाल के नहीं, बंगाल के मिनिस्टर ने खंडन कर दिया। प्रेसिडेंट ने कहा है कि आप देखिए जिस तरह आसाम में, एक बात बताइए, एक मिनट आप बोलो, पूरा बोलो। मुझे सबको शामिल कर, शकील भाई सबको शामिल कर दो, ब्रेक पे जाऊंगा। ये बात मैं पूरा कर लूं। इनके बंगाल के प्रेसिडेंट ने कहा है कि आपने देखा यूपी में और आसाम में कुत्तों की तरह हम पुलिस से गोलियां चला के मारा, ये रिकॉर्डेड है। ये झूठे बोल सकते हैं, इनको जानकारी नहीं, ऐसा नहीं, वहीं के मिनिस्टर लेकिन यासिर भाई ऐसा नहीं लगता कि आपकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो एतबार वापस नहीं आने देना चाहते हैं? ये शाहीन बाग को कह रहे हैं, और नफरत की दुकानदारी, नफरत का कारोबार, इंडस्ट्री और CNF सब मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान जाके 2 दिन पहले लाहौर जाते हैं, घर भी नहीं गए और शाहीन बाग अस्तर से आ गए, क्या सीखा, क्या सीखा, और वहां पे उन्माद फैलाने की बात करते हैं। मणिशंकर अय्यर तो ऐसा लगता है जब भी कांग्रेस के अच्छे दिन आते हैं कहीं से निकल के आ ही जाते हैं, वो कांग्रेस को वापस बुरे दिन की तरफ ले जाने के लिए। मासूम भाई देखिए, ये जो दोनों बातें कह रहे हैं, कहीं ना कहीं एतबार की कमी है, वो सबका विश्वास नहीं दिखाई दे रहा क्या? शाहीन बाग जो है
वो एक एहतजाज की अलामत बन के उभरा है। और उन तमाम लोगों को ज़बान मिली है इस मुल्क में जो पिछले 6 साल से बहुत ही तकलीफ़ में और बहुत ही मुसीबत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो GST का मामला हो, चाहे वो दूसरे दीगर मसाइल हों, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक ठीक। अब शाहीन बाग एक सिंबल बन करके खड़ा हो गया है मुल्क में। जिसको भी तकलीफ़ है वो शाहीन बाग के नीचे आकर के अपनी तकलीफ़ बयान करना चाहता है। पंजाब के किसान दूध का टैंकर भर करके वहाँ लाते हैं, लोगों को दूध पिलाते हैं। सरदार पंजाब से आते हैं, वो लोगों को खाना खिलाते हैं, वो उनसे अपनी सॉलिडरिटी दिखाते हैं और उनको ये बताते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम इस मुसीबत में अकेले नहीं हो। दूसरी बात आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में, यहाँ लॉ के स्टूडेंट बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई, इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हम बात करते हैं कि साहब मुसलमानों को रिजर्वेशन दीजिए, तो लोग कहते हैं कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन में जो है रिजर्वेशन की बुनियाद मजहब नहीं है, पसमानदगी है, बैकवर्डनेस है। ठीक है, इस मुल्क में पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कम्युनल अमेंडमेंट किया गया। एक ऐसा अमेंडमेंट किया गया कि एक कम्युनिटी को बिल्कुल अलग कर दिया गया। आपने कहा फला 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 लोगों को सिर्फ शरीयत मिलेगी, नहीं मिलेगी तो मुसलमान को नहीं मिलेगी। लेकिन ये नहीं बताते कि जो पाकिस्तान के अंदर मुसलमान मुसीबत में हैं उनको कहाँ ले जाएंगे आप, जो अफगानिस्तान में मुसीबत में हैं उन्हें आप कहाँ ले जाएंगे। आप बांग्लादेश से तस्लीमा नसरीन को क्यों पनाह देते हैं यहाँ पर, वो भी तो मुसलमान है। उसके लिए तो एक अलग सिस्टम है ना, आप एप्लीकेशन भर सकते हैं और उसके बाद लेकिन आपको अभी काफी लोगों को किया है, अभी काफी लोगों को लिया। आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कम्युनल अमेंडमेंट करते हैं और जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पर आते हैं, महीनों लोग -डिग्री टेम्परेचर में वहां बैठे रहते हैं, तो आप उनसे बात नहीं करते हैं। आप कहते हैं हम 135 करोड़ लोगों के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। घर में अगर एक छोटा बच्चा भी नाराज होता है ना, उसके पास भी बाप जाके पूछता है कि बेटे क्या बात है, क्यों तुमने नाश्ता नहीं किया आज, होता है नहीं होता है। आप कहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप कहां के वजीर दाखिला है, आप कैसे कह सकते हैं कि आप इस मुल्क के 135 करोड़ रुपए के देखिए, मैं आप युवा हैं और लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी लॉयर हूं। अब देखिए कितनी चालाकी से बात को घुमाया जाता है। वहां पे छोटे छोटे बच्चों की वीडियो आ रही है, वो वीडियो में कहता है बच्चा कि यहाँ का जो शासक है वो हिटलर की मौत मरेगा। ये नफरत का आप देखिए कि कितना बड़ी पराकाष्ठा है, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं और कितनी बहुत होशियारी से 3 देशों में माइनॉरिटी, कौन माइनॉरिटी है, मुसलमान को क्या जरूरत है हिंदू वहां से लाने की, जो आपके पास 53 मुस्लिम कंट्री पूरे दुनिया में है, आप वहां किसी को अप्रोच नहीं कर सकते। अदनान सामी वहां क्यों नहीं गए? सुनिए, वो बताते हैं यहाँ क्यों आए, देखिए हमारी उदारता देखिए, तस्लीमा नसरीन यहाँ क्यों आई, उदारता देखिए, इस सरकार की उदारता है। तस्लीमा नसरीन यहाँ क्यों आई? अब तक 550 के लगभग मुसलमानों को भी यहाँ दे दिया गया है नागरिकता। नहीं, वो आ सकते हैं, सरकार वो आ सकते हैं। उदारता हमने मना नहीं किया, उदारता नहीं है, राइट है, इनको शामिल कर लो। नफरत के सौदागर के बारे में बताना होगा ना, जो बैठ के बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, वो अपने बहनों के कंधे के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। आपकी राजनीति हाशिए पे चली गई, आप वोट बैंक की तरह उन बहनों को इस्तेमाल कर रहे हैं जो रात में अपने जज्बे और जज्बात को दिखा रही हैं, जिनको हम भी सैल्यूट कर रहे हैं। ये भारत देख रहा है, युवा भारत देख रहा है कि आप किस लिए कर रहे हैं। क्यों वहां पॉलिटिकल मास्टर हर आपको एंगल से खड़े हुए दिखाई देंगे। वहां पत्रकारों से पूछा जाता है कि आप किस चैनल से आए हो, अगर आप बताएंगे कि इस चैनल से हैं तो आपकी एंट्री होगी, अगर आप इस चैनल से हैं तो नहीं एंट्री होगी। तो आपका जो पूरा मूवमेंट है वो सुनियोजित और संगठित तरीके से एक सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा है। और आप क्यों नहीं चलेगा? नहीं, कैसे डेमोक्रेसी में क्यों नहीं चलेगा? नहीं, कैसे चलेंगे आप, कैसे चलेंगे? अभी तो आप लगाम पहनाया अभी तो आप हाशिए पे हैं, जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, अब तो नंबर जीरो हो आपका है। जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब आप मैं अभी सबको शामिल कर लूं। अरे शकील भाई, शकील भाई, शकील भाई, शकील भाई, आपके पास नहीं है। 70 साल अभी देश को के साथ बर्बरता की जा रही थी। शकील भाई, इनको शामिल कर लूं। आबिद भाई को शामिल कर लूं। बलात्कार किया जा रहा था, कांग्रेस 90 में कहां छुप गई थी? पंडित भाई बहनों को कश्मीर से भगाया जा रहा था, कहां छुप गई थी? गोली सालों वाले क्या बात कर रहे हैं? और इसी मलियाला में मुसलमानों को खड़ा करके कांग्रेस के मुख्यमंत्री वीर बहादुर ने गोली मारी। कहां सो रहे थे?
आबिद भाई, अमित शाह जी गले मिल रहे थे, मोदी जी गले मिल रहे थे। आप सुनिए बताओ ना, एक बार सुनिए, आपकी आवाज बढ़ाने के लिए मैं आबिद भाई को लेकर आ रहा हूँ। हाँ, तो आपको आप पानी पी लिए इतनी देर में। मैं आबिद भाई देखिए, शोर शराबे में जो है गौर फिक्र कहीं गुम हो जाता है। मैं चाहता हूं हमारे मसाइल में गौर फिक्र हो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई हल है यहां से। दिल्ली में चुनाव का ऐलान भी हो चुका है और ये मामला जो है बहुत ही संजीदा होते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन का शिकार होते चले जाएंगे और कोई ये खतरा भी दरपेश रहता है कि कुछ साजिशी अनासिर जो है इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो क्या रास्ता है? शाहीन बाग, जामिया, जेएनयू ये एक अलामत बने हैं इस मुल्क के उन बेजुबान और उन मजलूम 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए। अगर कोई मरी हुई अपोजिशन, बिल्कुल बेजान अपोजिशन, बहुत मरियल सी आवाज़ में भी ये कहे कि हाँ भाई इनके साथ जुल्म हो रहा है, तो फौरन इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर के कहे कि साहब ये बहका रहे हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर ये कहना चाहते हैं कि इस मुल्क के करोड़ों करोड़ आवाम जो है वो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, वो जानते ही नहीं अपने अच्छे और बुरे को, उन्हें यही नहीं पता कि हमारे हक में क्या है, हमारे खिलाफ क्या है। एक बात। दूसरी चीज, इससे आगे बढ़कर के प्राइम मिनिस्टर एक जुमला और बोलते हैं कि अब ये लोग संसद की लोकतांत्रिक प्रणाली पर भी हमले कर रहे हैं। अरे भाई, असल बात यह है कि आप इस मुल्क के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अंक गणित की बुनियाद पर बिल्कुल एक तरह से किडनैप करके अपनी आमरीयत को चलाना चाह रहे हैं। हाँ। अमित शाह जब ये कहते हैं कि ममता झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है, सच्चाई ये है कि हम एनआरसी लाने से पहले सीएए लाएंगे, यानी सीए भी लाएंगे, उसको एक्ट बना करके पहले तमाम उन लोगों को जो आसाम में एनआरसी में बाहर हो गए सबको, उनको बंगालियों को हम नागरिकता देंगे और फिर जो है हम एनआरसी लागू करेंगे। तो इसका मतलब आपकी जहनियत के पीछे क्या है, असल वो चीज है, ये वो बेचैनी है जो जामिया, जेएनयू और शाहीन बाग। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, मैं यासिर से भी जवाब लूंगा और ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं ये भी सवाल करेंगे। मैं जो कहूंगा उसका खुद मैं जिम्मेदार हूं, आप जो समझेंगे उसके आप जिम्मेदार हैं। लौट कर आते इस मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। उन्हें बताओ कि लहरें जुदा नहीं होती, ये कौन लोग हैं पानी पे वार करते हुए। आपके दिलो दिमाग में जितने भी खदशात हों, ये हिंदुस्तान एक ऐसा गुलशन है कि यहाँ जो है तकसीम जो है वो काम नहीं आती है। थोड़े वक्त के लिए हो सकता है हम जुदा जुदा हो जाए, लेकिन वो नहीं होता। आप बस जवाब दे दिए ताकि मैं स्टूडेंट के पास। देखिए, दो चीजें वहां बहुत शानदार निकल के आई। एक तो जितने हमारे रिलीजियस ठेकेदार लीडर थे, इदारे थे, दारुल उलूम देवबंद, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, बड़े बड़े मौलाना वहां पे बड़े बड़े अल्फाजों में लिखे ये गद्दार हैं मुसलमानों के। ये हमारी बहनों ने कम से कम एक आईना दिखाया है हिंदुस्तान के। तो आपको तो उनका साथ देना चाहिए। मुस्लिम कौम को आप उनका साथ दीजिए। ये मुस्लिम कौम को, मैं आपको मुस्लिम कौम को ये बताया है कि अब तुम्हारी जो ठेकेदारी है वो चलने वाली नहीं है, इसलिए उनके जज्बे को सलाम करते हैं। और दूसरी देखिए, दूसरी बात भी आप समझ लीजिए, आईना तो कल अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन कलम में वो नहीं देखा आपने। अरे वो उसके बाद पैरों पे गिर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि हमारे बच्चे हमारे घर के लोग हैं, गिरफ्तारी हो जाएगी तो क्या बच्चे खाएंगे। आबिद साहब वो भी गलत है, वो भी गलत है। देखिए आबिद साहब वो गलत है। किसी प्रोग्राम में पहुंचकर जब आप मारोगे तो रोएंगे ना किसी को किसी प्रोग्राम को डिस्टर्ब करना भी ये भी गलत है। ये किसी प्रोग्राम को डिस्टर्ब करना भी गलत है, ये भी गलत है। नहीं, वो भी गलत है। किसी को बाहर कर सकते हैं, साहब आप इसे वापस लीजिए कानून को। फोन आने लगे तो इन्होंने वो भी गलत है, वो भी गलत है। जी हमने छुड़वाया। सर मेरा सवाल बीजेपी के स्पोक पर्सन से है। वजीर आजम बस अपनी मन की बात आके रेडियो पे करके चले जाते हैं, पर जो लोग शाहीन बाग के अंदर बैठे हुए हैं वो कभी उनके मन की बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? जी सर। देखिए, आप तो लॉ के स्टूडेंट हैं, आपने आगे चल के बड़ा वकील भी बनना है, तो आप अगर एक किसी बिंदु पे आके रुक जाएंगे, सीए का ही तो मामला है। मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में समझाया कि सीए क्या स्टैंड करता है।
अगर आप उसको समझने के लिए तैयार नहीं है, उन लोगों को समझने के लिए आप तैयार हो गए हैं जो अभी राजनीतिक तौर पे हाशिए पे हैं, तो वजीर आजम कैसे मन की बात में वो जोड़ेंगे? अगर आप आएंगे, संवाद करेंगे, तो वजीर आजम भी उस बात को जोड़ेंगे। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो मुद्दा है ये एनआरसी का मुद्दा सर, यही जो है सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि एनआरसी आखिरकार है क्या? हम सभी मानते हैं कि इलीगल लोगों को देश से जाना चाहिए, पर आप मुझे बताइए कि एनआरसी है क्या? आखिरकार आप क्या एनआरसी से समझते हैं और क्यों ये लोग जो सड़कों पर एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, आप बताइए एनआरसी है क्या? ठीक, एनआरसी क्या है उसका जवाब खुद ही पार्लियामेंट के अंदर वो जो बोल रहे हैं एनआरसी क्या बोल रहे हैं उनकी बात नहीं, वो NRC सवाल वो है, वो बता रहे है क्या? वो हैं। मैं वही पूछ रहा हूं ना उनसे कि वो प्रधान, वो होम मिनिस्टर का क्या समझ रहे हैं, वो ने बताया कि एनआरसी वो है जो आसाम में लगाया गया। हाँ, बताइए। कि वहां पर लोगों को 3 साल से लाइनें लगा करके सुप्रीम घर कोर्ट बिकवा के दिए ऊपर गए, सवाल लोगों की उठा रहे हैं। मजदूरियां खत्म करा दी सुप्रीम कोर्ट गई, के ऊपर सवाल लोगों के उठा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए बर्बाद सुप्रीम करा कोर्ट दिए के और सुप्रीम 19 कोर्ट के लाख ऊपर लोगों को सवाल उठा रहे हैं। शहरी वो तो एग्रीमेंट था, उसमें 13 लाख हिंदू निकल वो राजीव गांधी एग्रीमेंट था, उसके बाद ही वो हुआ है सरकार सारा। कहते हैं हम नहीं मानेंगे उसको, वही की बीजेपी की आसाम सरकार कहती एग्रीमेंट का है हिस्सा था वो। एनआरसी को इस वजह नहीं से करते था। भी है। अब अरे भाई, अरे वे और उसी एनआरसी को फिर आपका होम मिनिस्टर कहते हैं कि पूरे मुल्क में लागू करेंगे। अरे भाई आपका वो स्टैंड सही है या ये स्टैंड सही है? आसाम में आपका एनआरसी सही है या पूरे मुल्क में आप लाना चाहते हैं वो सही है? तुम पहले आप अपने आप में तो फैसला करिए। धार्मिक राजनीति करने के लिए सीए ला रहे हो। सवाल जब पूछो, 19 सवाल। लाख लोग में 14 लाख हिंदू वहां छट गए आसाम में, तो तुम सीए ला रहे हो और कह रहे हो सीए लाके मैं किसी को प्रोटेक्ट करूंगा और किसी को बाहर घुसपैठिया बना के निकालूंगा। ये सब पार्लियामेंट में बोला है तुमने। आप पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर अगर गैर जिम्मेदार बोलता सवाल ले ले। है तो इसके मतलब ये हिंदुस्तान की सरकार गैर जिम्मेदार सरकार है। सवाल और संविधान का खिलाफ हो रहा है सरकार पार्लियामेंट में तो खड़ा होकर जनता के अंदर शक मेरा होगा सवाल- ही, नेचुरल है। जी सर, ये टीचर मेरा सवाल है कि हिंदुस्तान के अंदर गंगा यमुना तहजीब है। बीजेपी के लीडर्स ने, चाहे अमित शाह हो चाहे वो, सब लोगों ने कहा कि जो है हम गांधी जी ने और जवाहरलाल नेहरू जी ने जब हमारा डिवीजन हुआ था तो सबको, जो भी पाकिस्तान गया था, चाहे वो हिंदू गया हो चाहे मुस्लिम गया हो, सबको आने का अधिकार है। तो आप मुस्लिम्स को क्यों अलग कर रहे हैं? देखिए 1947 में मजहब की बुनियाद पे देश बटा। जिनको जाना था, जिन मुसलमान भाइयों को जाना था वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन गांधी जी ने कहा था, आपने कभी वहां के पहले लॉ मिनिस्टर जोगिंदर नाथ मंडल का इतिहास पढ़ा है? क्या हुआ था उनके साथ? लॉ मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वापस आना पड़ा था हिंदुस्तान। क्यों आना पड़ा था? प्रताड़ना के शिकार हुए थे, वहां पे उनके साथ ज्यादतियां हुई थी। तो थोड़ा सा इतिहास को खंगालिए। जब आप फैक्ट्स, तर्क की बात आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके बाद भी सरकार ने बार बार कहा है कि कोई भी, मैं तो 2014 की एक लाइन लेके लोग चल रहे हैं, तहसीन साहब, मैं कहता हूं कि आजादी के बाद जो मुसलमान यहां रह रहे हैं वो भारत के भूमिपुत्र हैं और भारत के भूमिपुत्र को कोई निकाल नहीं सकता है। ये मैं आपके नेशनल चैनल पे, चैनल नहीं निकाल ये मैं नहीं निकाल, देखिए अच्छा, एक बात, मोदी नहीं निकाल सकते हैं। ये हमारा आईन और दस्तूर हमें ताकत देता है। न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो निकालिए ना भाई। संवाद करिए, शाहीन बाग को कहिए संवाद करे पॉजिटिव वे में। संवाद कौन करेगा? अब हाँ, सुनिए आज 4 दिन हो गया वहां के ऑर्गेनाइजर के साथ बातचीत हुई नेशनल चैनल पे। मैंने उनसे कहा नेशनल चैनल पे कि आप लोगों को बताइए कि कौन लोग आएंगे मिलने के लिए या किसको लाना है। फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं कि आपको आके बात करनी है या आपको बुलाना है तो आपको बात करनी पड़ेगी। जैसे आप शशि थरूर को बुला रहे हैं, जैसे आप इमरान मसूद को बुला रहे हैं, और वो इमरान मसूद जो कहता है कि प्रधानमंत्री के बोटी प्रोग्राम में कोई किसी को नहीं बुला रहा, आप बुलाते हैं चल के वो इमरान मसूद आपको उनकी आवाज से आवाज नहीं मिला रहे हैं। सर्टिफिकेट देगा। आप लोगों को समझना होगा। मैं अरे शकील भाई, मासूम साहब को बोलेंगे। हाँ जी मासूम। मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करना चाहता हूँ बिल्कुल इरशाद। कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। क्या बात है। वाह 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 वाह।
बुनियादी मुद्दे की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। बिल्कुल सही बात इस है। मामले में यहाँ ये कहा जाता है कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं और करोड़ों की और लाखों की तादाद में रहते हैं। जब हमने बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर से पूछा कि साहब आपके बाशिंदे, आपके मुल्क के लोग यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, आप उन्हें यहाँ से वापस क्यों नहीं बुलाते हैं, तो वो फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि जब हमने इंडियन गवर्नमेंट से जब बात की तो वो कहते हैं साहब ये तो हमारा इंटरनल मामला है। चलिए, अब ठीक है। आपकी बात में कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर आपके घर का कोई फर्द मेरे घर में रह रहा है तो मैं आपसे कहूंगा ना भाई इसे वापस बुलाओ। और वो तैयार है, उसने ऑफर दिया है कि आप लिस्ट दीजिए, हम वापस और वो लेंगे। कहता है कि मुझे ये बताइए कि कौन कौन बाशिंदे रह रहे हैं। आप ये लिस्ट देने को तैयार नहीं है। या वैसे जो इन्होंने बात कही ना सर ने, वो देखिए वो इंसानियत के नाते मानवता की बात कर रहे थे, जिस मानवीय स्तर की आप नहीं, वो बात मैंने कर रहे जो हैं। कि हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, Of course। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब कहा जाते, सारे तो आ जाते हैं। वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो आपके सीएए में मुसलमान अलग क्यों रह जाता है? अगर वहां पे देखिए शिया परेशान है, अहमदिया परेशान है पाकिस्तान में, तो फिर उनको भी आने के लिए रास्ता दे देते अच्छा, भाई। एक बात बताइए, क्या प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में नहीं कहा कि जिसको भी इस तरह की प्रॉब्लम होगी, पूरा प्रोसेस है सिटीजनशिप के लिए और पिछले कई सालों से लगातार हो रहा है, लेकिन आप समझने के लिए उसमें खाने नहीं तैयार नहीं हो रहे। अरे इसमें खाने नहीं बनाने थे, 1955 का एक्ट जब मौजूद था उसमें खाने बनाने नहीं थे, वो तो वैसे भी आ रहे थे। एक बात वो तो वैसे भी आ रहे थे। सब लोग ये 1955 पढ़े हुए लोग के एक्ट की हैं, बात उसमें करते आप हैं। अलग से कानून ये ला रहे हो, 1955 के भेदभाव एक्ट की करने बात के लिए करते ला हैं। रहे हो। जब बात शुरू करते हैं तो कहते हैं कि जो 6 साल की तकलीफ है, तो ये तकलीफ जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तब से आपको स्पेशल आप ही को हो रही है। पूरे हिंदुस्तान के आप ही अंदर ने माइनॉरिटी के लिए इतना आपने बड़ा दिए। बजट दे इन दिया, नौजवानों इतना की बड़ा नौकरी काम आपने कर खाया दिया। तो तकलीफ होगा। 40-70 साल पहले नौजवानों को नौकरी किसने खाया? ये बहस जो है मुझे अब अगले तक में जो है किसी नतीजे तक पहुंचना है। लेकिन जो बात मासूम साहब कह रहे थे कि एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते, इस पर गौर करना है। लौट कर आते हैं आपको एक बार फिर खैर मकदम है। सवाल ले ले, सवाल ले ले। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का व संविधान निर्माताओं का ये कंटेंशन था कि जो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में माइनॉरिटी हैं उनको भारत में बसाया जाए। तो जो सीएए का विरोध कर रहे हैं, क्या वो गांधी जी और संविधान निर्माताओं के विचारों की खिलाफत व वखालफत कर रहे हैं? और दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न, कांग्रेस पार्टी ये स्पष्ट करे कि ये भारतीय मुसलमानों के लिए अपना प्रोटेस्ट कर रही है, उसमें समर्थन दे रही है जिनको कोई खतरा नहीं, या बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या अफगानिस्तानी मुसलमानों को भारत में बसाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है? स्पष्ट करना चाहिए। वेरी गुड जी सर। यासिर भाई, ये आपकी तरफ से बहुत अच्छी आवाज आई है, इसलिए मैंने वेरी गुड कहा। वॉइस है जी। भारत की, जो बदलते भारत की ये नहीं, वो भी तस्वीर यंग में वॉइस थी। ये दिख रहा है, उनकी- ये ईमानदार वॉइस है, ये ईमानदार यंग वॉइस थी, देखिए, वो भी यंग थी और मैं- इनसे मैं- उम्र कुछ कम लग रही है। तमाम लोग वो ज्यादा यंग है। आपको इतनी भीड़ में एक ही यंग नजर आया, बाकी सब ये नहीं, वो भी यंग है। अब मौलाना साहब वो क्या वो बात है तस्वीर यासिर हटाओ, भाई, नजर की वो भाई, गद्दारों नजर की हो तस्वीर तो हटाओ, आपके शकील भाई वो तस्वीर हटाओ गद्दारों की। ये बताइए शकील भाई, कौम के ऊपर बड़ा एक उबैद भाई, शकील भाई बताइए कि वो क्या कांग्रेस पार्टी सीए जब बिल था पार्लियामेंट में तब भी विरोध कर रही थी, जब कानून बनाया तब भी विरोध कर रही है। संविधान का मूल्य ढांचा जो 14 से लेके 25 तक के डिफरेंट एक्ट हैं, उसमें भेदभाव करने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक दूसरी बात, अमित शाह जी उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने सिर्फ कहा था हिंदुओं के लिए, नहीं, उनकी डायरी आप पढ़ लीजिए, उसी डायरी में उन्होंने लिखा है कि जो मुसलमान भी अगर चले गए हैं पाकिस्तान, अगर उनके साथ जो पाकिस्तान में है अगर भेदभाव होता है तो सबसे पहले मेरी सरकार उनको भी प्रोटेक्ट करेगी। तो महात्मा गांधी की बातों को ट्विस्ट क्यों किया जा रहा है? महात्मा गांधी की बातों को पूरी की पूरी रखा जाए। आधे महात्मा गांधी हो जाते हैं और गोडसे का मंदिर बनाते हैं। बहुत महात्मा गांधी से प्यार है। एक खातून का सवाल लेंगे। सर, हाँ बेटा बताइए। जैसे आप अभी बोल रहे हो, नेशनलिस्ट की बात कर रहे हो आप, जो चले गए, जो जा चुके हैं, तो सर क्या वो भी नेशनलिस्ट ही थे? जो गए थे और जो नहीं आए, जब दरवाजा खुला था तो वो कौन थे? जो उस वक्त नहीं आए, अब 70 साल के बाद आना पड़ रहा है। और जो चले गए इस उम्मीद में गए थे
कि हमें अच्छा व्यवहार वहां होगा, तो हम पाकिस्तान में आइडियल थोड़ी है, ये भारत है जिसमें ऐसे ऐसे पाकिस्तान कितने समा सकते हैं। तो ये मोदी के लिए आइडियल हो सकता है, कांग्रेस पार्टी के लिए पाकिस्तान आइडियल नहीं है। पाकिस्तान तो किसी का आइडियल है ही नहीं। पाकिस्तान हमारे यहाँ किसी का आइडियल है। पाकिस्तान आइडियल हो भी नहीं सकता। पाकिस्तान आइडियल हो भी नहीं सकता। 2003 में मनमोहन सिंह मनमोहन देखिए तर्क की बात पे दूसरी बात है। इसके जवाब के बस मुश्किल से जोड़िएगा। बस इस बच्ची ने जो सवाल किया है नेशनलिस्ट मुसलमानों का, बेटा सुनो, आप ही का जवाब दे रहा हूं। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी के बराबर के गांधी थे, सरहदी गांधी उनका लक़ब था। वो वहीं रहे थे पाकिस्तान में ही, और उन्होंने कहा था मैं यहीं रह करके पाकिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर वहां से कोई मुसलमान भी यहां आना चाहता है कि हुकूमत का रवैया उसके खिलाफ है या उसके साथ अच्छा नहीं है, वो भी अगर यहां आना चाहते हैं, उनको हम इसी तरह लेंगे जैसे हिंदुओं को लेंगे या दूसरी माइनॉरिटीज को वहां से आईवी को लेंगे, उसी तरह से हिंदुस्तान उनको लेगा। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट जो है, क्योंकि अपना कोई तारीखी सरमाया इस देश को बनाने में, इस देश को आजाद कराने में, इस देश को तरक्की देने में इस पार्टी के पास कोई ऐसा कैरेक्टर अपना नहीं है, तो ये दूसरों के कैरेक्टर को भी बर्बाद करने पे लगी है, ताकि हम जैसे ही गंजे सारे हो जाएं तो फिर हम जो है इनके बराबर खेल के कबड्डी खेलें। और कोई सवाल है? कोई भी अगर लॉ रिलीजियस बेसिस पे लाया जाता है दैट स्ट्रिक्टली वायलेट्स द आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो वो लॉ वायलेट कर रहा है एक आर्टिकल को ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो व्हाई आर वी इवन डिबेटिंग ऑफ द टॉपिक जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है नेचर में शुरू से ही, तो हम उस बारे में इतना डिबेट ही क्यों कर रहे हैं? ये अगेंस्ट कैसे है? हाँ बताइए। Sir, we are talking about the prosecuted minorities. Correct. First of all, the word is prosecuted is not included in the act. Secondly, we are completely neglecting a particular community from the act, that is Muslims. वहाँ पे कुछ Muslims भी हैं जिनके साथ हो रहा है, but we are saying that कि वो Muslim majority country है, तो वहाँ पे उनको रख लेंगे। तो सर जो गलत हो रहा है तो वो तो सबके साथ गलत हो रहा है ना। नहीं, तो आप कैसे कह रही हैं कि जो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, सीए क्यों आया है, सीए क्यों लागू किया गया, क्यों नोटिफिकेशन उसकी करी गई? आप उसको आर्टिकल 14 से अगर जोड़ के आपने बहुत ही संजीदगी से उसकी पढ़ाई करी है, तो आप बताइए कि जो भारत के अंदर मुसलमान रह रहा है, कैसे उसके ऊपर इफेक्ट और इम्पैक्ट है सीए का, क्यों हो ऐसे है जैसे फखरुद्दीन। अरे मैं पूछ रहा हूँ, अभी आप चुप रहिए ना, आप चुप रहिए। अरे पूछ रहा हूँ कहाँ है? मैं उस बच्ची ने सवाल किया है, 20 साल हमारी फौज में अपनी खिदमत देने वाले आदमी का नाम नहीं आया और वो जाकर के डिटेंशन सेंटर में रहा। तो मुझे ये बताइए कि आर्टिकल 14 के खिलाफ आपको मालूम है नहीं, वो पढ़ रहे हैं। मैं बताऊंगा वो बच्ची उसको जो है नहीं व्याख्या नहीं कर पा रही। मैं बताऊंगा आपको क्या है, मैं बताऊंगा आपको आर्टिकल 14 क्या है। यासिर साहब सुनिए, क्या मालूम है? हाँ मैं बताऊंगा ना, बताऊंगा। वहाँ बात हो रही है। नहीं आर्टिकल 14 ये कहता है कि इस मुल्क के किसी भी मजहब के मानने वाले किसी भी मजहब के मानने वाले के खिलाफ ये मुल्क कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 14 कहता है। और आप जैसे चार लोग बैठ करके मुसलमानों के नाम पर धब्बा बनते हो, अभी सुन लीजिए, आप क्या करके उन बीजेपी वालों के सामने शर्म नहीं आती तुम्हें? नाज़रीन, यह वक्त तक मुख्तसर वफ़े का मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूं दीवार का अपनी, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूंगा। मिलते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? आज हम बात कर रहे थे, देखिए मेरा मकसद ये था आज हमारे मसाइल करने का कि हम देखें ये जो इतना एहतजाज हो रहा है इसका कोई नतीजा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। पिछली बार इन्होंने कहा भी था यासिन ने कि हम एक डेलीगेशन वगैरह तैयार करेंगे, लेके जाएंगे स्पीकर के पास, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे और कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि ब्रेक के बीच में जो कुछ हुआ है अगर मैं वो आपको दिखा दूं तो आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग वाकई जो है बहुत अच्छी जमहूरियत में है जहां सबको सब कुछ कहने का हक हासिल है। एक सवाल इस बच्चे को पूछने दीजिए, फिर उसके बाद जो है मैं बस क्लोजिंग पर आऊंगा। मेरा सवाल आप सभी से है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरी सरकार में 2014 से लेके अभी तक एनआरसी की कहीं बात नहीं हुई है, कहीं चर्चा नहीं हुई है। वहीं पे अमित शाह जी ये कहते हैं कि पहले सीए आएगा फिर एनआरसी आएगा। आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो क्या आवाम में आशंका नहीं होगी कि ये क्या एनआरसी और सीए सच में सही है या सच में बुरा है?
पार्लियामेंट के जो ज्वाइंट सेशन में राष्ट्रपति का अभिवादन है उसमें एनआरसी आएगा ये लिखा है, और वो कैबिनेट में डिस्कस करके ही आता है। क्या नया रूल बन गया क्या कि राष्ट्रपति का अभिभाषण भी बिना कैबिनेट के आने लग गया इस सरकार में? बस इतनी ही सी मैं कह रहा हूं कि सब कुछ मालूम है। प्राइम मिनिस्टर अगर सच बोल रहे हैं तो कंफ्यूजन कहां हो रहा है, कंफ्यूजन कहां हो रहा है कि वजीर आजम ने रामलीला ग्राउंड में जो कहा और जो हमारे पास जो ये भी रिकॉर्डिंग दिखा रहे थे, जो ट्वीट्स वगैरह हैं, जो सब कुछ है, उसमें एक अलग तरीके से बात कही गई है। तो इन दोनों के बीच कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करना है। आपने कहा कि मैंने डेलीगेशन की बात करी, मैंने मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा आपके माध्यम पे, जो लोग वहाँ पे एहतजाज चला रहे हैं उनके साथ अप्रोच किया, जो जामिया के वहाँ के इंतज़ामिया के लोग थे उनके साथ अप्रोच किया कि आप आइए सरकार के साथ, और जो आपने बताया कि कैसे हमने किन किन लोगों से मिलना है, आप बिलीव करेंगे वहाँ पे एहतजाज में मज़ा आने लगा है। जब आपकी जिद पे आपको ही मजा आने लगे तो आपको लगता है कि इसको लंबा करिए। आपको मालूम है कि शाहीन बाग के दुकानदारों का अरबों का लॉस हो चुका है। शकील भाई देखिए, वहां पे परेशानी है रोड क्लोजर से, और उन लोगों को भी परेशानी है जो यहां आपकी तहरीक के साथ, एहतजाज के साथ जुड़े हुए हैं। कोई शाहीन बाग एक नहीं है हिंदुस्तान में। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, नहीं आप समझ नहीं रहे, आप नहीं समझ रहे। जो आपके साथ लोग खड़े हुए हैं, अगर 100 करोड़ का नुकसान वहां के दुकानदारों का इस पूरे महीने में हुआ है तो उसका क्या हुआ? मेरी बात आ गई कि एक डेलीगेशन ये नहीं खत्म इनके कर सकता एनडीए के चीफ मिनिस्टर विरोध कर रहे हैं, इन्हें मजा आ रहा है, के चीफ मिनिस्टर विरोध आंदोलन कर रहे करने में हैं, इन्हें मजा आने लगा। इनको लग रहा है कि हमारी राजनीति। प्राइम मिनिस्टर ये क्यों नहीं कहते कि भाई हम इस सीए को वापस ले रहे हैं और इसमें अमेंडमेंट करके हम दोबारा लेके आएंगे इसको ठीक करके, ताकि लोगों को वो कहें इस बात को, तो ये पूरे मुल्क के शाहीन बाग खत्म हो जाएंगे ना। वापस लेकिन असल क्या है कि दर्द तो देना है। आप तीनों में एक मासूम मारा जा रहा है, वो जनता वापस बुला लेगी। आप तीनों में एक मासूम मारा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जब 3 तलाक का बिल पास किया तो उन्होंने कहा कि तमाम हिंदुस्तान की जितनी मुसलमान महिलाएं हैं उनको हमने खुश कर दिया है, वो सब बीजेपी की हो गई हैं। आज वही महिलाएं पूरे हिंदुस्तान में सड़कों पर हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब बाबरी मस्जिद का ये इशू सुप्रीम कोर्ट में था और फैसला आने वाला था तो गवर्नमेंट ढूंढ करके दाढ़ी वालों को, पगड़ी वालों को और तमाम लोगों को ला करके मीटिंग करा रही थी। जब आपकी गरज थी तो आप लोगों को फोन करके खाने पे बुला रहे थे, मीटिंगें कर रहे थे। आज उनकी गरज है, आप उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सी ह्यूमैनिटी है? ये कौन सी जमहूरियत है? हिंदुस्तान में अपनी मुसलमान बहनों को आपके माध्यम से तहसीन भाई कहना चाहूंगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में ट्रिपल तलाक में मंदबुद्धि कहा था, और यही लोग हैं आज जो कह रहे हैं कि जो लोग एहतजाज कर रही हैं वो ट्रिपल तलाक की विक्टिम हैं। आप समझ लीजिए, सुन लीजिए इनकी चाल को, इनकी सोच को कि ये आपके लिए क्या सोचते हैं। ये आपको पैरों की जूती से ऊपर नहीं समझते। इन्होंने ट्रिपल तलाक में साबित किया था और आज आपके माध्यम से ये साबित कर दिया है आप अपने वक्तव्य में कि इन्होंने कहा कि मुसलमान बहनें जो है मुसलमान नहीं, ये कहा है, ये इन्होंने कहा है कि वो ट्रिपल तलाक की विक्टिम है। भाई साहब, हम लोग भी बैठ के सुनते हो, आखिर में आपको जवाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा। हमारी बहनें देश में बढ़ गया है। आप बस आखिर में मुझे आप लोग रास्ता बता दीजिए 1-1 मिनट का, और कोई किसी और को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है? मैं शुरुआत करता हूं आबिद साहब से। क्या रास्ता है? आपने अभी बीच में कहा कि वज़ीर आज़म आके कहते हैं कि मैं वापस ले रहा हूं, इसके अलावा कोई रास्ता है? तो बेहतर ये होगा कि गवर्नमेंट जो है, बल्कि वज़ीर आज़म को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो आकर के कहें कि ठीक है, हम इसमें दोबारा से अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। जो लोग इसमें अमेंडमेंट के लिए हमें सिफारिश कर सकते हैं या जो सुझाव देना चाहते हैं वो सुझाव दें, हम इसमें अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो मैं समझता हूं कि रास्ता निकल मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट में है। उसके बावजूद वज़ीर आज़म को ये अख्तियार है कि वो ये बात कह सकते हैं कि हम तैयार हैं इसके लिए। वो सुप्रीम कोर्ट में ही कह दें इस बात को कि हम तैयार हैं अमेंडमेंट करने के लिए दोबारा। देश की अगर जनता का बड़ा हिस्सा, ना सही छोटा ही हिस्सा रोड पे आया है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए, और उसके लिए प्रोसेस है। जब आप एनडीए मुत्तहद नहीं है, एनडीए के सारे घटक दलों में से कई चीफ मिनिस्टर ने विरोध कर दिया कि मैं अपने यहां नहीं, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टरों ने विरोध कर दिया। अरे तो इंस्ट्रूमेंटल, आप प्राइम मिनिस्टर तो वो भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, आप सरकारी स्तर पर पहले बात कर लीजिए।
अगर आपको लगता है कि हम रोड पर नहीं बात करेंगे, बहुत ईगो है, तो सरकारी स्तर पर बात कीजिए, सारे चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुला लीजिए। हुई सब जगह, नहीं हुई है, बंगाल को छोड़ कोई नहीं हुई है, वेस्ट बंगाल को छोड़ कोई के सीएम कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। आप सीएम कॉन्फ्रेंस इसमें एनपीआर आ गया, इसमें एनपीआर की NRC आ मीटिंग हुई गया। है, उसमें सिर्फ वेस्ट बंगाल को छोड़ के सभी जगह के लोग आए हैं। नहीं, एनपीआर पर भी कोई मीटिंग राय जो ली गई, उसके बाद एनपीआर में ये कह रहे हैं 2 पॉइंट हम हटा लेंगे, राय ले ली गई। तो आप एनआरसी में भी तो कह सकते हो ना कि हम क्या पॉइंट हटा लेंगे। नहीं, सवाल ये है कि अभी ये जराए से खबर आ रही है, अभी ये नहीं है कि ये कुछ सवालात हो सकता है सर, वो आपको डॉक्यूमेंट्स ना देने पड़े एनपीआर वगैरह के लिए कुछ, लेकिन अभी जो है ऐसा इन्होंने कहा है नेट पर आपको डालना होगा, इंडिविजुअल को तो कैसे हो गया, इंडिविजुअल नेट पर डाल जाएगा। अच्छा ठीक है, देश तो चलेगा देश के तरीके से ना, वो यासिर तसल्लियां दे देगा, ठीक है, नोटबंदी में भी यही वो कह रहे हैं कि अरबों रुपए का नुकसान, तसल्ली दे दी जाए जिसके बाद ये मामला जो है एक पॉजिटिव रुख अख्तियार कर ले, और जो लोगों के जहनों में उलझन है, जो तजाद है दो बयानों में, वो भी ठीक हो जाए और रास्ता जो है सीधा नजर आए। देखिए, एनपीआर का जो मामला आया है, आप भी जानते हैं कि पहले कौन लेके आया था, कब कब आया है, और एनपीआर में जो जिस पेपर्स के जिस डॉक्यूमेंट्स की बात की जा रही है, उसमें वजीर आजम ने भी कहा है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, और कौन क्या कर सकता है, कितनी अख्तियार है उसको, क्योंकि संविधान देता है। आप बार बार संविधान की बात, हम आईन और दस्तूर की बात करते हैं, लेकिन मैं अपनी बहनों को सिर्फ एक बात पे आज रहूंगा कि आप तलाकशुदा नहीं हैं, आप ट्रिपल तलाक के विक्टिम, आप एहतजाज नहीं कर रही हैं, आप तमाम उस घर से निकल के आज एहतजाज कर रहे हैं। आपको लगता है आप एहतजाज करिए, लेकिन हम लोग आएंगे आपको जरूर समझाने के लिए, और उन लोगों का चेहरा आपके सामने रखेंगे जिन लोगों ने आपको सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में मंदबुद्धि कहा था, और वही लोग आज फिर आपको तलाकशुदा कह रहे हैं। इस पे भी आपको गौर करना है, और यकीन मानिए कि आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान से कोई आपको अलग नहीं कर सकता। मासूम साहब, आप ये बताइए बस आखिर में मुझे मुख्तसर कोई रास्ता बता दीजिए जो किसी को भी जिसमें परेशानी ना हो। एक कहावत है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। आपके दिल में किसी मसले को हल करने की चाह होनी चाहिए। अगर आप किसी मसले को इस एंगल से देखते हैं कि इससे मुझे पॉलिटिकल फायदा उठाना है, तो मसला कभी नहीं हल हो सकता। हमारे एक उस्ताद कहा करते थे, झगड़ा हो तो हल हो जाए, ये तो रगड़ा है। आप रगड़े को कैसे हल करेंगे? मैं आखिर में सिर्फ एक शेर आपको सुनाना चाहता हूं हबीब जालिब का। वाह। तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। चलिए, बहुत अच्छा। अब इन्होंने जो ये शेर पढ़ा है, अगर यहाँ के हवाले से है, तो अब तक के जितने लोग थे उनको, जो वजीर आजम या दूसरे लोग हाकिम गुजरे हैं, उन सब पे जो है एक तरह से ये कमेंट भी हो जाता है, वो तबसरा भी हो जाता है, उन पे भी तबसरा हो जाता है कि इससे पहले तो इससे पहले 6 साल पहले कौन थे, आप गौर कीजिएगा। मसला ये है कि एक कानून आया है, उस कानून को समझाने में हुकूमत लोगों को नाकाम रही है। अगर लोग गलत हैं, बहकावे में आ रहे हैं, अगर मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीर आला भी इसके खिलाफ हैं, अगर वो सियासत भी कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर बीच की कोई राह नहीं निकाली गई है। हम तो चाहते हैं कि कोई रास्ता निकले, और जो लोगों के जहनों में उलझने हैं, जो घुटन है, जो हरास है, जो तपिश है, जो परेशानी है, वो सब दूर हो और कोई रास्ता निकले। और ये हमारे बहुत से मसाइल हैं। अभी तो हमें बेरोज़गारी से जूझना है, अभी तो हमें इस मंदी से जूझना है, हमें अभी तो इस महंगाई से जूझना है, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल्स मिलें उससे जूझना है, बच्चों की फ़ीस कम हो उससे जूझना है, अच्छे अस्पताल हो उससे जूझना है, हमें उन सब से भी जूझना है। तो इन सब चीज़ों का हल निकालिए ताकि हम असल जो मसाइल हैं उसकी तरफ जा सके। और आज के लिए बस इतना ही कि अज़ाब ये भी किसी और पर नहीं आया कि एक उम्र चले और घर नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया। हरा।